जो आप लोग कहाँ से आते हो? आप आगे आ जाओ ना, दोनों लोग आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बेटा आगे आ जाओ। ऐसे दूर दूर मत बैठो ना, वहाँ पे फिर आवाज़ आपको नहीं जाएगी। आगे आ जाओ तुम भी बेटा, आगे आ जाओ, पीछे मत बैठो। कोई देखने में दिक्कत होती है क्या तुम लोग को? नहीं दिक्कत होगी, मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ाने जा रहे तो दिक्कत के लिए तुमको बैठ पढ़ा तो साइड से तुम पे बैठो। सभी लोग ग्रेजुएशन में हो? सभी लोग नहीं, ग्रेजुएशन हो गया ना, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो कि मतलब क्या कर रहे हो? सर पढ़ाई कर पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है सभी लोग का। कितने लोग आर्ट्स वगैरह से? आर्ट्स, हिस्ट्री और कोई इंजीनियरिंग से भी है? और बाकी लोग आप क्यों हो गए? मैथ्स, LLB, B.Ed है, अच्छा MSc। और आप लोग? आप कॉमर्स। आप बेटा? अच्छा चलो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम वरुण सिंह है, ठीक है। मैं PCS 2017 की परीक्षा दिया था, उसमें मुझे जिला पिछड़ा और कल्याण अधिकारी का पद मिला था। और उसके साथ यहाँ पे अभी मेरे पास 2 चार्ज और हैं, जिसमें एक दिव्यांगजन का चार्ज है और एक अल्पसंख्यक का था, वो हट गया, ठीक है। तो अभी मेरे पास 2 डिपार्टमेंट में पढ़ाई मैंने BHU से की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की। और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैंने 5 साल नौकरी की। फिर उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी की। ये मेरा पहला अटैम्प्ट था जो 2017 में। उसके बाद मैं दे नहीं पाया पेपर दोबारा, क्योंकि जो हमारी अभी ये वाली जॉब है उसमें इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो अभी ये मैं दूसरी नौकरी कर रहा हूँ। इसके पहले मेरा दूरदर्शन में मैं इंजीनियर था। वहाँ के बाद UPSC की तैयारी शुरू की। UPSC में तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन इधर मेरा पहले अटैम्प्ट में यहाँ। आप सभी विद्या कोचिंग से जुड़े हो और ये कोचिंग जो है शासन और सरकार आपको फ्री में दे रही है। उसको ऐसे मत लो कि मतलब एकदम बोरियत के तौर पे मत लेना। इसको थोड़ा सा सावधानी से समझना, सावधानी से चीज़ें जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, जो समझते हैं आप। और चीज़ों को देखो यार, ऐसा नहीं होता कि जो बहुत बुद्धिमान होता है उससे एग्जाम करता है, ठीक है। उसका मुझसे ज़्यादा समझदारी रहेगा बैठा, लेकिन आप सही दिशा में क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। उत्साह की तरफ पढ़ते जाओगे ना, किताब रटते जाओगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो चालाक लोग होते हैं क्या करते हैं? चालाक लोग क्या करते हैं, जो उन्हें पता है कि एग्ज़ाम में आने वाला वो पढ़ते हैं। हमको क्या करना, नंबर बटोरना है ना। हमें ये थोड़ी करना है कि यार उसमें जाके ज्ञान का प्रदर्शन करना है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैंने इंजीनियरिंग की है। मुझसे ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में जो आर्ट्स के बच्चे हैं जानते हैं, लेकिन मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। इसलिए क्रैक किया कि हमें ये पता था कि क्या क्या पूछा जाएगा, किस हिसाब से। और ये चाहते भी हैं, आयोग आपसे ये चाहता है कि आप इतने समझदार हो कि इतना सारा सिलेबस है, उसमें से आपको थोड़ा सा पढ़ के आप इतने समझदार हो जिसमें से आप क्या पढ़ोगे, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ के कैसे क्रैक करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दो कि आप अगर UPSC या UPSC की तैयारी करना चाहते हो, पहले तो सीरियस हो जाओ। सीरियस मतलब कि हाँ करनी है, मुझे तैयारी करनी है। ये मत करो कि चलो भैया लीडर कोचिंग है, फ्री में है, ये है। और कोचिंग पे भी डिपेंडेंसी थोड़ा कम करो। कोचिंग का मतलब पता है क्या होता है? कोचिंग या असिस्टेंस का मतलब, अगर आप विदेशों में जाएंगे तो उसका मतलब क्या होता है? मैंने कोई कोचिंग कभी कोई क्लास नहीं किया। और आजकल तुम लोग देखोगे पेपर वगैरह में और जगह जगह बहुत सारे आर्टिकल्स निकलते हैं कि बिना कोचिंग किए, बिना तैयारी किए फला सिलेक्ट हुआ। और अच्छी रैंक आती है, रैंक 1 आती है, रैंक 2 आती है, रैंक 3, रैंक 4 आती है। कैसे आ जाती है? कोचिंग क्या माध्यम होता है मैं बताता हूँ। कोचिंग का मतलब क्या होता है? कोचिंग का मतलब होता है जब आप खुद कुछ पढ़ते हो, ठीक है, उसमें से जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, तब आप यहाँ से असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो कि ये चूँकि ये ज़्यादा है, मुझे नहीं समझ में आएगा, तो मैं इसको एक सहायक के तौर पर ले लूँगा। जैसे दिव्यांग व्यक्ति को देखना है आप, दिव्यांग व्यक्ति क्या होते हैं? क्या एक जीवित इंसान है जैसे हमारे आपके जैसे, लेकिन वो व्हील चेयर या बेचारे बैसाखी का सहारा क्यों लेते हैं? कि एक सहारा हो जाएगा जिससे मुझे यहाँ से वहाँ जाने में आसानी हो जाएगी। मुझे अगर इस दरवाजे से उस दरवाजे तक जाना है तो मैं खटाखट उतरूँगा, फट से पहुँच जाऊँगा, देखिए तुम भी पहुँच जाओगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसको मान लो पैर से खराब है, उसको यहाँ से वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? उसको 10 मिनट लगेगा। लेकिन उसको अगर आप बैसाखी दे दोगे तो कितने जल्दी पहुँच जाएगा? वो भी 2 मिनट में पहुँच जाएगा। हो सकता है आप जितना ना पहुँचे, लेकिन 2 मिनट पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये कोचिंग को एज आप बैसाखी, व्हील चेयर ये समझिए। इसके ऊपर निर्भर मत हो जाओ कि हमेशा मुझे कोचिंग वाला पढ़ाएगा, मुझे ये करेगा, वो करेगा। ये असिस्टेंस है। जब आप क्या करो, आप खुद पढ़ो पहले, ठीक है, कोई भी चीज़ खुद पढ़ो। और पढ़ने के बाद जो चीज़ ना समझ में आए वो यहाँ पूछा करो, उसको
उसको यहाँ पूछा करो। अगर क्लास में पढ़ाते हैं यहाँ समझ लो, फिर उसके बाद घर जाकर पढ़ो, और घर पे जब पढ़ोगे उसको तो जो चीज़ ना समझ में आए उसको यहाँ पे पढ़ो, उसको इनसे पूछो। ठीक, मैं जॉब में था, जॉब के साथ मैंने प्रिपरेशन की थी, मेरी नौकरी बहुत हेक्टिक थी, फिर भी मैंने तैयारी कर ली और मेरा हो गया। उसके कई बिंदु हैं, जैसे अभी किसी ने कहा नोट्स बनाना है, तो नोट्स होता है खच्चर की तरह जो किताब में लिखा है नोट का ढाला पूरी किताब उतार दी, वो नहीं करना है, वो नहीं करना। अब तुमसे अगर मैं पूछूं कि यार ये बताओ जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ, तो हर कोई बता देगा 1857 में हुआ, बैटल ऑफ प्लासी कब 1757 में हुआ, हर कोई बता देगा ना। तो इसको नोट्स क्या बनाने की जरूरत है? ये कोई मतलब है नोट्स बनाने की जरूरत है? कोई मतलब है? लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल क्या है? तो मतलब जो बेसिक चीज़ें, मेरा मतलब समझ रहे हो, बेसिक बात को नोट्स मत बनाओ, बेसिक बात तो तुम पढ़ ही रहे हो यार, नोट्स उनका बनाओ जो चीज़ हर जगह नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे प्लासी के टाइम कौन गवर्नर जनरल था, ये चीज़ तुमको याद नहीं रहेगी, तो उसका एक फॉर्मा बना लो। किस वॉर के टाइम पर कौन रहा है गवर्नर जनरल, एंग्लो मैसूर के टाइम पर कौन रहा, ये यूपीएससी में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइम पे कौन रहा, जो एंग्लो सिख वॉर हुआ तो कौन रहा। बाकी जितने भी बड़े इंसिडेंट्स हुए, ट्रेन की शुरुआत थी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई, ट्रेन जब चालू किया गया तो उसका क्या मोटो था, ठीक है, मोटो क्या था, क्यों ट्रेन का जो संचालन हुआ बॉम्बे टू थाने हुआ, क्यों ऐसा किया गया, क्या कारण था। ट्रेन जब पहली बार शुरुआत हुई तो जब आप पढ़ोगे तो उसमें वो घाटे में चले गए, फिर प्राइवेटाइजेशन उन्होंने उस समय किया तो 5% के एक मार्जिन के साथ उन्होंने और लोगों से पैसा मंगवाया। तो ये सारी चीज़ें नोट्स में रखो जो तुम्हें हर जगह ईजिली अवेलेबल नहीं है। अब जो चीज़ें इजीली अवेलेबल है दिन भर रखे रट रहे हो, लॉर्ड क्लाइव ने ये वॉर लड़ी, इसको नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स वो चीज़ बनाओ जिसमें तुम्हारी जो जनरली मिलता नहीं है कहीं, तो उसका नोट्स बनाना चाहिए। उससे तुम्हारे दो फायदे होते हैं, किताब तो तुम पढ़ी रहो, एक एक किताब रखो, ठीक है, हर चीज़ की एक एक किताब रखो, हर सब्जेक्ट की एक एक किताब। उस किताब में क्या करो कि जो मेरा स्टडी मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें जो सही लगे वो हमेशा ये नहीं सुनना चाहिए कि फला आदमी रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3 है, वो जो बताए वही करे। अब मुझे सर नीचे करके पढ़ने में मज़ा आता है तो मैं हर किसी से नहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मेरी आदत है, मैं यूँ लेट के पढ़ता हूँ, तो अब मैं कहूँ कि तुम सभी लेट के पढ़ोगे तो आईएएस बन जाओगे, तो तुम लेट के पढ़ोगे सो जाओगे। तो आप अपनी कार्यशैली डेवलप करो ना, आपको क्या सही है। ऐसा नहीं है मुझे सुबह नींद आती है, मैं कहता हूँ मुझे सुबह नींद आती है, मैं जल्दी नहीं उठता हूँ, मैं रात में देर तक पढ़ता हूँ। आपको अगर सुबह जल्दी उठ सकते हो तो फ़ायदा भी है सुबह जल्दी उठने का कि थोड़ा फ्रेश रहता है दिमाग, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो आप अपनी शैली डेवलप करो कि आपके शरीर को क्या एकोमोडेटिव है, आपके शरीर को क्या ठीक लग रहा है, आपको कैसे याद हो रहा है। अब फलाने ने छोटे छोटे चिप बना लिए, उसको उससे याद हो गया, वो उसने याद कर लिया। तुमको याद करना, तुम कॉपी बढ़िया बना लो, जो जिससे तुमको याद हो रहा वो करो। तुमको टहल टहल के पढ़ने में याद हो रहा, टहल टहल के पढ़ो, लेकिन अब तुमको कोई देख के ये बोले कि फलाने का लड़का देखो तुम तो टहल टहल के पढ़ते हो, फलाने का लड़का किताब पर कुर्सी बैठे कर सब रहा था, 4-4 घंटा बैठता, तो उससे क्या लेना देना यार। मेरी बातों को समझ रही है, चीज़ें तो चलो बात पढ़ाऊँगा, पहले ये व्यवहारिकता की बातें बता रहा हूँ। ये सब व्यवहारिकता की बातें हैं, तुम लोग को बहुत काम है। अपनी शैली डेवलप, अपनी शैली डेवलप कर लोगे ना कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किस हिसाब की एक बढ़िया सी हर सब्जेक्ट की एक एक बुक ले लो, ठीक, उस बुक से पढ़ो। उसी बुक में क्या करो, चाहे तो जो चीज़ें अंडरलाइन करनी वो अंडरलाइन कर लो, ठीक, जो चीज़ें हैं हर बुक में साइड में चाहो तो उसमें लिख लो, और वो बुक को एज अ नोट्स यूज करो। और उसमें जो ऐसी चीज़ मिले जो तुमको याद नहीं हो सकती है उसको एक नोट्स पेज बना लो, उस बुक को, और उसके सापेक्ष कोई करंट इवेंट हो वो नोट कर लो। तो ये तुम्हारी नोट तैयार होगी, हर सब्जेक्ट की एक नोटबुक और एक बुक जरूर, बुक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, कोई कुंजी कंजी ये सब जो दुनिया भर का अवार्ड वार्ड कुछ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, कोई बोल के तुमको पिला देगा घंटा चक्कर पढ़ना चाहिए, कोई फायदा नहीं। करंट अफेयर्स के लिए ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। किताब नहीं पढ़ोगे, बेसिक कंसेप्ट नहीं समझोगे, बेसिक नहीं समझोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। यूपीएससी में तो बहुत तगड़ा बेसिक पे ऊपर है, यूपीएससी भले ही क्रैक कर लो क्योंकि उसमें बहुत अब देखना है एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा मतलब मुझे कि बुक जब रहेगी और आपको नोट्स रहेगी, तो जब पेपर देने जाओ तो उसके 1 महीने पहले खाली बुक और नोट्स रिवाइज कर लो, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, समझ लो। तो ये सब चीज़ें अपनी कार्यशैली डेवलप करो और उन चीज़ों पे फोकस करो जो तुमको बेनिफिट करती है। जैसे मान मैंने बोला मुझे ये किताब अच्छी लगती है, अब तुमको वो लैंग्वेज ही नहीं समझ चाहता, मैं बोलूँ मैं हिंदू पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं हिंदू पढ़ूँ, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ूँ, तुमको हिंदू समझ ही नहीं आ रहा, बस पेपर लेके
अंग्रेजी की तरफ पढ़ के छोड़ दे दो। हिंदू पढ़ना शुरू क्या मतलब, तुमको अगर टाइम्स ऑफ इंडिया में समझ में आ रहा है, तुमको अगर दैनिक जागरण समझ आ रहा है तो वो पढ़ो, लेकिन ये मत करो कि ज़बरदस्ती पढ़ो कि उसको जो है समझ ही नहीं आ रहा, बस तुमने हिंदू पढ़ लिया और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया और तुमको लग रहा है कि हमें जो है पढ़ तो रहे हैं यार लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, उसमें खबर थोड़ी पढ़ रहे हो। अब मान लो आपने बहुत सारे लोग होंगे जो हिंदी के पृष्ठभूमि के होंगे, ठीक है, हिंदी के पृष्ठभूमि के होंगे, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें शुरुआत में जो होगा इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आएगी, ठीक है। या तो तुम एक पेपर, कोई भी न्यूज़ पेपर उसको एक काम करो 10-10 दिन पढ़ के देखो, ठीक है। एक हमारे दोस्त है यहाँ पे ART हो रहे हैं, उनको कभी इंडियन एक्सप्रेस और न्यूज़ समझ नहीं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया। जरूरी थोड़ी कोई नियम थोड़ी बना हुआ कि ये पढ़ो तभी तुम क्वालिफाई करो, और तुमको तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ के निकालते हैं। नियम तो ये कि तुमको एग्जाम निकालना है ना, ये तो ये कि तुमको हिंदी पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने आना चाहिए, कुछ आना चाहिए पेपर। लेकिन पेपर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, न्यूज़ पेपर पढ़ना है, ये चाहे ये समझ लो अगर तैयारी कर रहे हो सीरियसली तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि तुमको पेपर के बिना कुछ पेपर पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। अच्छे से मतलब है कि 1-1.5 घंटे उस पेपर पे आपको गुजारना है, क्या हो रहा है, कोई इवेंट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझना। ये नहीं कि खबर पढ़ी कि फलाने, अब खबर में क्या पढ़ना है, तो ये नहीं पढ़ना है कि फलाने की माँ फलाने के साथ भाग गई या 4 मुर्गी लेकर चोर भाग गया, ये सब थोड़ी पढ़ना, ये सब स्किप करना है। हमारे काम की चीज़ें वो पढ़ो, हमारे काम की चीज़ कैसे पढ़ोगे आप, जैसे कोविड से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, अभी प्रेजेंट में जो रशिया यूक्रेन की वॉर है उनसे रिलेटेड चीज़ें वो पढ़ना है, जो आएगा एग्जाम में वो पढ़ना है, पेपर को बुक की तरफ पढ़ो। अब देखता हूँ मैं बहुत लोग होता है कि एकदम उसमें पूरा पेपर चार्ट डालेंगे, ये भी खबर पढ़ डालेंगे कि खोया पाया व्यक्ति को हमने वो सब पढ़ना है पेपर में, खोया पाया व्यक्ति को क्या आएगा पेपर में, वो नहीं आएगा। तो बेहतर ये रहेगा कि तुम वो चीज़ें पढ़ो जो पेपर में आएगा। अभी जैसे फॉर्म लॉस में जो कृषि कानून वापसी हुई, पहले क्यों आया, क्यों वापस किया गया, ये सब चीज़ें जो आर्टिकल से करते वो पढ़ो, वो चीज़ पढ़ो। हर चीज़ पे हमको पूरी ज्ञान देना है। अभी रिसेंट में क्या इवेंट हो रहा है, क्या पढ़ो, बताओ क्या रिसेंट कोई रिसेंट इवेंट बताओ। श्रीलंका वाला जैसे चल रहा है, श्रीलंका में क्यों हुआ, क्यों इकॉनमी फेल हुई, क्यों लोग वहाँ चढ़ के चले गए, ऐसा थोड़ी किसी भी राष्ट्रपति के घर में चढ़ के चले गए उसमें पूरे ना हो। यहाँ इंडिया में तो जैसे मैं श्रीलंका वाले एक ही काम है, श्रीलंका वाला होता है, समझो कि श्रीलंका का पहले तो वो क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, जैसे अपने यहाँ है, अपने यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उनके यहाँ सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, पता है बात किसी पता है, सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है। सेमी प्रेसिडेंशियल का मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट एक चुना जाएगा, ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपोजिट पार्टी से, इसीलिए सरकारें फेल हुई। ये फ्रेंच सिस्टम है, तो फ्रेंच में इसलिए चल गया फ्रांस में क्योंकि जो मॉडर्न सोसाइटी शुरू हुई है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से शुरू हुई, ठीक है। तो इस कारण वहाँ पर तो चल गया, वहाँ पे लोग समझदार हैं, लिटरेट है, पॉलिटिकल लिटरेट है, लेकिन आप उन देश में नहीं चला सकते हो जहाँ पे पॉलिटिकल लिटरेसी कम, जहाँ लोगों को ये ना पता हो कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट का काम क्या है, मेरे राइट्स क्या है, गवर्नमेंट से किस तरह मुझे अपने राइट्स मांगने हैं, क्या करना है, जहाँ ये उनको नहीं समझ में आ सकता है, तो वहाँ पे ये फेल हो जाता है मेरे, और इसीलिए हमेशा श्रीलंका में टर्मोइल होता है। दूसरा केस क्या है, अब आप देखोगे कि बाहरी इंटरफेरेंस कितना है, बाहरी इंटरफेरेंस क्या क्या है, जो नेबरिंग कंट्रीज है हर कोई श्रीलंका को डोमिनेट करना चाहता है। उसका कारण क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में वो अपना क्षेत्राधिकार बनाना चाहता है, और इसमें सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, चाइना। चाइना क्यों बनाना चाहता है प्लेयर, क्योंकि उसको पता है कि अच्छा इंडियन और पैसिफिक रीजन के पीछे लोग क्यों पड़े हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में लोग क्यों पड़े हैं, पता है तुम्हें, कोई बता सकता है कि क्यों पड़े हैं? क्या है सॉरी एशिया में भारत और चाइना उसको हटाना जाता है, इसलिए उसको
इकोनॉमी मतलब क्या होता है समझते हैं? इकोनॉमी मतलब क्या होता है, हर कोई होता है पैसे रुपए से ही रिलेटेड होता है। जिसके पास पैसा होता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ो इंटरनेशनल, जिसके पास पैसा होता है वो चीज़ होता है। इंडो पैसिफिक एक ऐसा रीजन है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो ऐसा रीजन है कि यहाँ पे जो तुम्हारा इस समय वर्ल्ड का ट्रेड हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड में ट्रेड का 2/3 ट्रेड यहाँ से पास होता है। उसका एक रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा तेल इसी रीजन में है। खाड़ी के देश इंडो पैसिफिक में आता है अरेबियन, बे ऑफ बंगाल और ये जो ईस्ट चाइना सी, वेस्ट चाइना सी, ये सब आता है, ठीक है, और पूरा पैसिफिक आ गया। तो इसमें से अगर तुम देखो कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन मिला दो तो इसके बाद कोई ट्रांस बचता ही नहीं है, क्योंकि पहले जो मेन रीजन था वो ये था अटलांटिक, इसलिए ट्रांस अटलांटिक बोला जाता है। ट्रांस अटलांटिक मतलब ये रहा तुम्हारा यूएसए, ये रहा तुम्हारा यूरोप अमेरिका था, यूरोप और अमेरिका से। लेकिन चीज़ें बदल गई, पावर सेक्टर बदल गए। पावर सेक्टर का मतलब ये हो गया कि पैसा बदल गया। पैसा बदलने का ये मतलब हो गया कि जो बाकी जो देश थे, जो गरीब गिने जाते थे, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे, अगर तुम कंसेप्ट करोगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, तो वो कंट्री जो आगे फाइट बैक नहीं कर पाए किसी से, वो आगे आ गया। उसमें तो सबसे आगे कौन आया? चाइना आ गया। चाइना हमेशा से क्लोज इकोनॉमी रहा। क्लोज मतलब वो हमेशा ऐसा इकोनॉमी रहा है कि वो ना किसी ज़्यादा लेता था, ना किसी को ज़्यादा देता था। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसमें इतना इंकर्जन किया, फिर धीरे धीरे उसकी इकोनॉमी बोली, फिर उसको पोटेंशियल देखा। वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत नेशनलिस्ट सिस्टम है, तो उन्होंने इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी कि उनका बहुत बढ़ गया। इधर इंडिया ने डोमिनेट कर दिया, ठीक। इधर तुम्हारे गल्फ कंट्रीज़ में क्या किया कि गल्फ कंट्रीज़ के तेल की वजह से इतना ज़्यादा हो गया। इधर कोई इस एरिया में एक इंडस्ट्री नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री बूम की। जैसे सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या बूम की? टूरिज़्म। टूरिज़्म इंडस्ट्री इतना ज़्यादा बूम कर गई तो जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, पहले तुम लोग खुद महसूस करते हो कि पहले कम विदेशी लोग यहाँ आते थे इंडिया में, सऊदी अरेबिया में, या थाईलैंड हो गया, या लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, यहाँ कम आते थे क्योंकि यहाँ से जंगल का। अब कंसेप्ट क्या हो गया? इको टूरिज्म, एनवायरमेंट का सब कुछ हो गया। तो लोग क्या है, जो पूरा यूरोप और वहाँ से उठ के इधर आते हैं, इधर के लोग अब उधर भी कम जाने लगे। इधर अब देखो, पहले लोग मैक्सिमम हनीमून कहाँ मनाने जाते थे? स्विट्जरलैंड जाते थे, वहीं जाते थे, हनीमून मनाते थे। अब क्या है, मालदीव जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, इधर तुम्हारे मकाओ जाते हैं, और तुम इसराइल जाएंगे। मतलब इस एरिया में, बेल्ट में आते हैं। तो यहाँ टूरिज्म बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है यहाँ पे। तो टूरिज्म डेवलप करने की वजह से क्या हुआ है कि लोग की इन्फ्लेक्शन आएगा, टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रूम की, खाने की इंडस्ट्री ग्रूम की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रूम की, तो पैसा होने लगा है। जहाँ पैसा होता वहीं तो ट्रेड होगा, पैसा नहीं तो ट्रेड होगा। एक समय था जब आप हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई थी वहाँ यूएसए में मदद मांगते थे, थर्ड क्वालिटी के चावल और समय ये है कि यूएसए आपसे पार्टनरशिप करना चाहिए। आप क्वाड देशों के मेंबर हैं। क्वाड देश मतलब 4 देश, समझ रहे हो क्वाड के मेंबर। तो आप क्वाड के मेंबर हैं। आप यहाँ नीचे से अब आप यहाँ ऊपर पे आते हो। अब आप एक पावर सेंटर हो, आपसे हर कोई दोस्ती करना चाहता है। चाइना आपसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन आप चाइना की तरफ न जाके यूएसए की तरफ से जाओ। इंडिया हमेशा बैलेंस बनाए रखता है। अभी भी रशिया हमारा दोस्त है, रशिया से भी खरीदते हैं, यूएसए से भी खरीदते हैं, तो एक बैलेंस बना के हमेशा से रखता है। तो इन चीज़ों को समझो कि कैसे यहाँ से जब पावर शिफ्टिंग हुई तो तुम्हारा इंडो पैसिफिक पूरा जो है जगमगा होता है। जैसे नहीं कहते हैं, एक बात होता है, जैसे तुम लोग के बहुत सारे कोई जान पहचान होगा जिनकी ज़मीन है बंजर पड़ी होगी, वहाँ बगल से अचानक से हाईवे गुजरता है और ज़मीन के भाव कितने हो जाते हैं, और वो ज़मीन कभी सरकार एक्वायर कर लेती है, वो खरबपति बन जाते हैं, अगले दिन मर्सिडीज निकाल के चलाते हैं। तो वही हाल इधर यहाँ पर इतना ब्लूम कर गया कि सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस यहाँ पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा चीप लेबर मार्केट है। तुम्हें अगर तुम बाहर जाओगे तो वहाँ के लेबर पॉलिसी ले सकते हैं कि वहाँ लेबर मिलते हैं,
वहाँ अमीर से अमीर आदमी के घर में कोई 24 घंटे का नौकर नहीं होता, यानी नॉर्मल आदमी के घर में 5,000 रुपये का नौकर रखता है 24 घंटे। वहाँ इतना नीची इकॉनमी है, यहाँ इतनी ज़्यादा लेबर मार्केट इतनी अच्छी, यहाँ हो गया, चाइना हो गया, और फिर तुम ये जो कंट्रीज हैं लाओस, कम्बोडिया, यहाँ बहुत ज़्यादा, वियतनाम, सारे जो तुम्हारे मल्टीनेशनल कंपनीज है, चाहे एप्पल हो चाहे वो कोई भी हो, सब अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर मांगे होते हैं। सबकी बैटरी यहाँ वियतनाम और इन सब जगहों पर मैक्सिमम। छोटे चिप डिज़ाइनिंग चाइना, घरों में वहाँ चिप डिज़ाइनिंग हो रहा है। और यूएसए वगैरह क्या, वहाँ इतने लेबर मार्केट सख्त है, वो सब चीज़ें सख्त हैं। तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ हमारे यहाँ सर्विस इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। सर्विस का मतलब ये हो गया IT सेक्टर, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी। जैसे पहले तो कोई ऐसा नहीं था कि होटल बहुत बड़ा होटल आप कोई या कुछ, लेकिन आजकल देखो हर जगह आपका छोटा सा शहर का शाहजहाँपुर यहाँ कितना प्यारा होटल ब्रांड है। मैं लखनऊ से हूँ, लेकिन लखनऊ में इतने बढ़िया बढ़िया होटल है, उनको टक्कर देगा और अच्छा चला भी जाए, अच्छा कमा रहा है। मतलब समझ लो ये सब इंडस्ट्री कितना ब्लूम कर रही है। तो यहाँ ये जगमगा होता है कि मतलब पैसा आ गया, तो इस पर सबका फोकस आ गया। अब जहाँ पैसा आता है वहाँ क्या होता है, अब मान लो ये इंडिया टाइगर पंजर पड़ा था, यहाँ बगल से हाईवे निकल गया, और मक्खियों की तरफ खूब सारे जो रियल इस्टेट के लोग हैं, जो रियल इस्टेट का धंधा करते हैं, गिनाते हुए आ जाए भैया हमको 10 रुपये रेट के दो, हम तो 40 रुपये बेचेंगे, वही काम चलता है बेसिक। वैसे चाहता है कि हम डोमिनेट करें, मैं डोमिनेट करूँगा तो मेरे वो हमेशा अपनी एनर्जी सेक्टर करता है। एनर्जी सेक्टर का मतलब क्या, एनर्जी क्राइसिस। जितने वॉर उसमें हुए वो सारे वॉर एनर्जी क्राइसिस कि मेरी तेल की सप्लाई को नहीं होगा, मेरे यहाँ तेल के दाम एकदम कम है। तेल एक मात्र ऐसा चीज़ है कि तेल का दाम कम होगा तो समस्त चीज़ों का दाम कम होगा। तेल से लेकर हर चीज़ का दाम होगा। मैं अगर 2 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दूँ, 2 रुपये डीजल पे बढ़ा दूँ, तो तुम्हारा जो ट्रांसपोर्टर है, जो सब्जी तुम्हारा हिमाचल प्रदेश से फल फ्रूट सब्जी लेकर यहाँ तक आ रहा है, वो 10,000 रुपये एक चक्कर ले रहा था, अब वो लेगा 12,000 रुपये। तो तुम्हारी सब्जी जो भिंडी, परवल और टमाटर जो तुम 10 रुपये 12 रुपये किलो पे खरीद रहे थे, वो तुमको 14 रुपये मिलेगा, 2 रुपये बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब जब वो 2 रुपये में महंगा होगा तो रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा, जब उसकी सब्जी महंगी होगी तो 10 रुपये बढ़ाएगा। जो मटर पनीर तुम जो है 150 रुपये में खाते थे, अब वो क्या करेगा, 175 लेगा, ठीक है। और तुम्हारा क्या होगा, ऑटो वाला क्या करेगा, यहाँ से मान लो ये बस पकड़ के जाता है, चलो सरकारी बस से नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब ज़्यादा तेल नुकसान आएगी तो सरकारी बस 10 से 15 रुपये की जाएगी। आपके पापा मम्मी अभी बोलते हैं 10 रुपये में, मतलब जो बड़े भैया हम लोग 10 रुपये में यहाँ से बरेली चले जाते हैं, आज चलेगा 10 रुपये नहीं, आज कम से कम 150 रुपये लेगा, 100 रुपये लेगा बस वाला। तो चीज़ें जो है ना तेल से बहुत ज़्यादा देखो होती है, क्योंकि वो एनर्जी है, एनर्जी रहेगी तभी आपके वो चलेंगे, इंडस्ट्री चलेगी। तो तेल की क्राइसिस को मैनेज करने के लिए वो वहीं तो लड़ता है जहाँ पे क्राइसिस मैनेज होती है, जहाँ तेल गल्फ वॉर लड़े, अफगानिस्तान का वॉर में लड़ा, उसका हम बताते हैं। अफगानिस्तान हमेशा से बफर स्टेट, बफर स्टेट का मतलब ये कि जिसके पास अफगानिस्तान होगा उसके पास जो है उस पूरे सेंट्रल एशिया का कमांड होगा, क्योंकि सबसे बीचों बीच का है अफगानिस्तान। और उसका एक और है, मैं फिर बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ है वो है फ्रेश वाटर, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, फ्रेश
आने वाले समय में उसको बता दें कि 10-20 साल में ये सब चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि हम बहुत आराम से सेक्शन करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका कब्जा तो होना चाहिए। अफगानिस्तान ये एक ऐसा शहर है जहाँ से आप जो है उसको कट कर सकते हैं। अफगानिस्तान से आप सारे लगभग ले गए, इधर ईरान हो गया, इधर ये हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सारी चीज़ें, तो अब इधर ही बचा नहीं, यहाँ बचा है एक आर्कटिक सर्कल, इसीलिए आर्कटिक काउंसिल है, इसीलिए आर्कटिक पे कई चीज़ें लोग कई लोग उसको दावा करते हैं, कई चीज़ें को कर रहे हैं। तो देखो सारा जो गेम होता है इंटरनेशनल चीज़ों में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो बेसिक चीज़ बता रहे हैं ये समझ हो रही थी कि ऐसे समझो कि ऐसे तुमको पढ़ना है, कोई भी कंसेप्ट ऐसे पढ़ना है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या बात है। अफगानिस्तान को एक और चीज़ ग्रेवयार्ड ऑफ नेशंस को बोला जाता है, अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ नेशंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ जो भी लड़ने आया वो अपना ही बर्बाद होकर चला गया। और क्यों बर्बाद हो उसका कारण नहीं, क्यों बर्बाद, यहाँ बर्बादी के कई कारण, ठीक है। अब अफगानिस्तान में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ऐसा मौसम होगा कितना, कैसा मौसम, मुझे लगता है 45 से 50 के बीच में टेम्परेचर, ठीक है। अब जो पैदा हुआ है उसको तो आदत है हमारे यहाँ, वो तो 7 फीट का मकान लड़ा था, हमको तुमको छोड़ देंगे, हम 2 दिन में मर जाएंगे हमारा, उसको क्या मुँह पर बांधा गमछा, उनको मुँह की थैली फाड़ेगा, पानी पिएगा, निकलेगा। अब आप विदेशी सोच रहे हैं, अमेरिकी सोच रहे हैं, अब आप सोचो कि जहाँ रेगिस्तान में कब्जा कर रहे हैं, रेगिस्तान में तो तुम्हारा है, प्लेन जमीन तो तुम्हारी कब्जा कर लोगे क्योंकि तुम सीखो गोली चलाना पे, रेगिस्तान में तो देखो रेगिस्तान के खिलाड़ी है, हर ट्रेन के खिलाड़ी है। शिवाजी क्यों इतना पॉपुलर थे और क्यों इतना वो थे, क्यों उनकी हर पूजा होती है, क्योंकि गुरिल्ला टेक्निक्स पहाड़ों में चढ़ना, नीचे जमीन कराना, तो वो पहाड़ों के राजा थे भाई। जो आदमी वहीं पला बढ़ा है, तुम अब जलालाबाद से आए तो तुमको ये पता है ना कि कौन सी गली कहाँ जाती है। मैं तुमको अगर दौड़ाने लग जाऊँ कार से तो तुमको पता है इस गली में कार खड़ी करूँ, यहाँ से छत से कूदूंगा, अपने सीधे अपने घर में जाकर छुप जाएंगे, तो पकड़ नहीं पाएगा चलूँगा, मुझे तुमको खोजने में 4 दिन लग जाएंगे अगर तुम गाड़ी जाकर क्योंकि तुम तो लोकल है ना, तुमको तो पता है चला, उनको यहाँ तक के अंदाजा रहता है कि अच्छा ठीक है तो सुरखा हो ये मतलब जो है तूफान आने वाला हो, वो तो अपना सटक लेंगे, तुम बस बैठे कंप्यूटर के रूप से कि अभी मौसम फोरकास्ट करेगा कोई, वो चिड़िया उड़िया देख के इधर उधर सब 5 मुझे देख के 5 उड़ाए, वापस 5 उधर से घूम के मतलब इधर से आ रहा तूफान बाप हो। अब तुम क्या कर रहे हो, तो मौसम वैज्ञानिक को खुद नहीं पता करना, सेटेलाइट करो उससे, तो दिक्कत ये 20 साल तक लगातार लड़ते रह गए और वो थकने वाले नहीं, वो लड़ाते हैं, उनको खून में लड़ना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट से हमेशा ट्रेड होता था, ट्रेड क्या होता था, ये क्यों, ये हमेशा ये होता है, ये जो सेंट्रल एशिया है हमेशा क्यों यहाँ लड़ाई चलती रहती, क्यों, ये आज की बात नहीं है, हमेशा से आदिकाल से लड़ाई चलती। इसका कारण कि जब ये हमारा सी रूट डेवलप नहीं हुआ था, ये समुद्र वाला रास्ता डेवलप नहीं हुआ था जब तक, तो क्या होता था, ट्रेड बाई लैंड होता था, यूरोप में उधर यूरोप पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है, तो यूरोप की इतनी ठंडी पड़ती थी कि इनको जो है थोड़ी थोड़ी जो फ्रिज की खैर जरूरत नहीं, लेकिन इतनी ठंडी पड़ती थी इनका सारा खाना खराब होता था, ठीक, तो ठंड में खा ही नहीं पाते थे, ठंड में कुछ उगता नहीं था, गर्मी में जो थोड़ा थोड़ा उगा लिए, तो इनको उसको रखने के लिए मसाले चाहिए। अचार हमारी मम्मी बनाती है, एक आम रख दोगे खाली ऐसे टेबल पे तो 4 दिन सड़ जाएगा, लेकिन अचार मसालों की सबकी समझे, विदेशी लोग बताते हैं कि इतना सारा मसाला, इतना सारा ये मसालों की शक्ति इतनी होती है कि वो किसी भी चीज़ को गुजर, जो इजिप्ट में मम्मीज थे, मम्मी लोग गुजरते थे, उससे गुजर मसाले से, यही से मसाला हो क्या, कौन सा पत्थर किसमें क्या पैदा करते हैं, तो जमाने क्या पैदा करते हैं बताओ, तो मसाले में खासकर काली मिर्च, काली मिर्च, ये सब जीरा, ये सब जितने हैं और नमक, ये सब चीज़ें क्या करते थे, वो इनका नहीं होता था, उसके लिए सर्वाइवल कंडीशन चाहिए, मॉनसूनल टाइप का क्लाइमेट चाहिए होता है, जो मसाले सिर्फ केरला, हमारे कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, श्रीलंका यहाँ हो सकते हैं, ये मसाले वहाँ पर नहीं हो सकते, क्योंकि ठंडी मसाले क्या होते हैं, गर्म होते हैं, कहाँ होते हैं, जहाँ गर्म होगा थोड़ा सा, गर्म कहाँ होगा, इक्वेटर के पास होगा गर्म, तो गर्म इंडोनेशिया, मलेशिया, हमारा देश, ये सब गर्म देश है, यहाँ होगा। गर्म के साथ साथ क्या होना चाहिए,
बारिश भी होनी चाहिए, गर्म तो अफ्रीका भी वहाँ के लोग, क्योंकि बारिश भी चाहिए। तो हर एक जो क्रॉप होता है, जब क्रॉप पैटर्न होता है, क्रॉप पैटर्न में हर एक क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ की, उसको जरूरत पड़ती है किसी उसकी पर्टिकुलर क्लाइमेट की। जैसे तुम्हें मैं बताऊँ चाय, चाय सिर्फ पहाड़ के ऊपर, चाय का पेड़ पर यहाँ लगा तो नहीं होता है। चाय का एक वर्डिंग, उसमें क्या लगता है कि उसको स्टैग्नेंट वाटर नहीं चाहिए, उसको पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, लेकिन मुझे हमेशा पानी नहीं चाहिए होता है। तो पहाड़ जब बगान पे लगाते हैं तो यहाँ से पानी आता है, सारे पेड़ों को इसलिए निकल जाते हैं, तो उसको जितना चाहिए होता है ट्रैक कर लेता है। अब अगर कहीं प्लेन एरिया में लगाओगे तो जैसे ही पानी उसमें रुक जाएगा, रुका हुआ पानी स्टैग्नेंट वाटर के भी नीचे होता है चाय के लिए, तो पानी जैसे ही रुकेगा वो सड़ जाएगा। तो हर चीज़ के लिए जरूरत। तो यहाँ क्या है, केरला और इन सब जगह पे यहाँ पहाड़, पहाड़ से बादल टकराते हैं, ऊपर जाते हैं, बसते हैं, नीचे पानी मिलता है, गर्मी मिलती है, मसाले तैयार होते हैं। तो ये सारे मसाले क्या होते थे, यहाँ इंडिया से होते थे, इधर जाते थे, और यहाँ चाइना से, चाइना में मसाले होते हैं, प्लस सिल्क होता है, कॉटन होता है, ये सारी चीज़ें, यहाँ से भी मसाले सिल्क कॉटन, ये इधर रास्ते से मिडल ईस्ट से होते हुए यहाँ, ये कपड़ा होता है मसलिन, मसलिन, मसलिन कपड़ा होता है जो फाइनेस्ट कॉटन का बनता है, उसको मसलिन। एक समय यूरोप में इतना ज़्यादा डिमांड था इसका कि इनका तो पता है अभी भी हाई लो मलमल, मसलिन का जो वर्ड है, मोसुल एक जगह है इराक, मोसुल, वो क्या होता था कि मसलिन यहाँ से मलमल उठता था, यहाँ जाता था, मोसुल में इकट्ठा होता था, तो यहाँ से फिर इधर जाता था, तो इसको मसलिन हो गया मोसुल। तो यहीं से ही ट्रेड होता था, यही ट्रेड होता था, यही ट्रेड का रास्ता था मसाले जाने का। तब किसी को क्या पड़ेगा यार कि समुंदर से इतना जो है वास्तव निगामा उनसे पहले उन लोग जहाज लेके निकल रहे हैं, क्या पागल हो गए, इसको डर भी लगता है, क्यों निकल रहे? जरूरत होती है जब आदमी की जान निकल के आती है, जान की बात आती है, तब वो डरता है। ठीक, मैं कहूँगी इस कमरे में घुस गया, वो बंद कर डर जाओगे, रात को सोओगे, चिल्लाओगे, ठीक है। और मैं तुमसे कहूँ इस कमरे में तुमको और एक सेब को छोड़ के बंद कर दूँगा, कहूँ इस कमरे में भूत है, इस कमरे में बहुत भयंकर चुड़ैल है, तुम किससे डर रहे हो? चुड़ैल से? क्यों डर रहे हो? चुड़ैल से तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन चल रहा वहाँ डरेगा। आदमी की जब जान कुर्बान आती है तो निकलता है। फिर वहाँ से क्या किया कि यहाँ इतना ज़्यादा उसकी लड़ाई, जब यहाँ से ये निकलते थे यहाँ से, फिर यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे जो यही गैंग होती है, लुटेरों की गैंग होती है, लुट लेते थे, काफिला निकलता था, तो हमेशा लड़ाई करने की आदत है उनकी खाने। अब तुम उनके यहाँ जाके लड़ोगे तो उसको क्या आदत है, नहीं डेली का काम है, वहाँ तो एक दिन का वो डेली का लड़ाई कर रहा था। तुम 20 साल तक लड़ोगे, 30 साल तक लड़ोगे, 30 साल तक लड़े, अपने सारे ट्रूप्स लेकर चले गए। जितना तालिबान का वो था, जितना तालिबान का एरिया था उससे ज़्यादा इसमें तालिबान था। अब सर्वा सर्वी में आप गुड तालिबान, बैड तालिबान ये सब नारे देने लगो कि गुड तालिबान हो गया, तालिबान अच्छा हो गया, तालिबान से साथ में बात है कि आप दोस्ते हैं, आपने वहाँ या 20 साल पहले आप हार गए। तो यही काम हुआ वियतनाम, वियतनाम की लड़ाई में पड़ना, वियतनाम में यूएसए पूरा मुंह दिखा के वापस गया। वहाँ जो यूएसए के जनरल थे उन्होंने कहा कि सर हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट है, उनको प्रेसिडेंट ने समझाया कि 2 दिन के अंदर सब कुछ है। मुझे तो 7 या 13 साल पहले वियतनाम में क्या होता है, उन्होंने वियतनाम को सिखा दिया कि वियतनाम उन्होंने क्या किया, इधर पूरा नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम था, साउथ ठीक था, नॉर्थ लड़ाई इसमें ये एक्चुअली रशिया के ट्रूप था, तो यहाँ से इन्होंने अपना ट्रूप भेजा अमेरिका ने, सोचा पूरा खर्चा कर लेंगे यहाँ पे नॉर्थ वियतनाम। इसमें क्या किया इन्होंने, जंगल पूरा वियतनाम, ठीक, जंगल के बीच में से वो तो वियतनामी लोग, वो तो जंगल के राजा लोग हैं, और जो लोकलाइट से इसलिए नहीं लड़ा जाता, लोकल लोग हैं उनको, उसमें क्या किया उन्होंने, जगह जगह सुरंगें बना। ये लोग क्या करते, शुरुआत में गए जहाँ आदमी देखे, आदमी को ग्रुप दिखे, वो चला देते थे, मार देते थे। उन्होंने क्या सुरंगें, आज भी वो सुरंगें इतनी
पेपर पढ़ो, चीज़ें पढ़ो, तो समझो कि क्यों हो रहा है, क्या सिस्टम है, क्या चीज़ें हैं, क्यों कैसे दुनिया में क्यों लड़ाई चल रही है, क्यों बात होती है, ये सब नहीं है। अमेरिका कोई ह्यूमन राइट्स में ये नहीं है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट खराब हो जाता है, आता है सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट का पैरामीटर यूएसए सबसे ज़्यादा ह्यूमन प्राइमरी स्टूडेंट आए दिन ऑर्गेनाइज क्राइम में गैंग्स बने हुए, तो गेम की सप्लाई फुल ऑन। कोई अगर हॉलीवुड की मूवी देखो तो वहाँ का सुविधाएँ दिखेंगी थोड़ी थोड़ी, वैसे बहुत अच्छे से तो नहीं पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा कोकीन का नेटवर्क है, ड्रग्स का सप्लाई है। आप सबसे ज़्यादा डेवलप देश होकर भी आप अपने यहाँ ये ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं जो कि डेवलप कंट्रीज में होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं या अंडर डेवलप में होते हैं, वो क्राइम आपके यहाँ हो। ट्रैफिकिंग है सबसे ज़्यादा होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और चाइल्ड एब्यूज है। तो किसी भी पैरामीटर पे ऐसा नहीं है, बस ये है कि अब बस पैसा है, सारी चीज़ें। बाकी मतलब हम लोग सब्जेक्ट करते हैं क्या क्या कोई पॉलिटिकल साइंस हो गया, आप क्या करो, कितने दिन से तैयारी करो? एक साल। और इस बार कोई दिया तो कोई करो, बेहतर है सभी लोग उसकी तैयारी करो और काम करो। हर किसी का एक सब्जेक्ट जो होता है उसमें इसको परेशान होने वाली बात नहीं है। और एनसीईआरटी जैसे 6 to 8 अगर होगी खत्म हो जाएगी। 6 to 8 ना में पढ़ो तो 9 10 11 12 से पढ़ेगा, 9 10 जो नई वाली है वो पढ़ेगा। और उसको आप देखो इतना डेट से पहले इतना नहीं पूछेगा, मैं यूपीएससी में अगर यूपीएससी का अगर तो डेट्स वगैरह तो ना रखेंगे, और यदि कहानी की तरफ पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एनसीईआरटी में मॉडर्न में कोई दिक्कत नहीं, तो हाँ बोरियत लगेगा, एंशिएंट में बोरियत लगेगा, मेडिकल मॉडर्न में नहीं बोलिए थे कि मॉडर्न में इतने सारे इवेंट्स है, कोई तरीके से क्वालिटी का पार्ट नहीं करता है सारा। एंशिएंट और उसमें है तो पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री हमेशा थोड़ा वही सब्जेक्ट होता है, लेकिन पढ़ने का तो एक जैसे पहले तो एनसीईआरटी का बिपिन चंद्र पढ़ना, उसको एक बार पढ़ना तो ये समझ लेना कि हमको नहीं आ रहा है, दोबारा पढ़ना, फिर दोबारा पढ़ोगे कहानी तरह या बेहतर रहेगा पहले क्या करना, पहले एनसीईआरटी पढ़ने के लिए क्लास में पास करना, क्लास में अगर तुमको कहानी की तरह बता दो, कहानी क्या होगा कैसे होगा, तो तुमको एक बेसिक प्लेटफॉर्म होता है। जब हमारा कोई बेसिक प्लेटफॉर्म नहीं होता है तो हम समझ नहीं पाते। तो जब तुम्हारा बेसिक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम कनेक्ट हो जाओगे कि हाँ क्या हो रहा है, किसी ने बताया मैंने बताया कि क्यों होगा, क्या होगा, कैसे है, क्या चीज़ें होगी, कैसे अपने लोग पहुँचे। तो धीरे धीरे जब कहानी की तरह आप समझने लगेगा तो उसको एक कहानी बना लेते हैं, कहानी की तरह पढ़ना। तो थोड़ा पहले क्लास में एक दो क्लास समझ लो, मेरा पढ़ो वैसे तो ये नहीं करता हूँ, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश। तुम लोग का सबका इंग्लिश की हिंदी है, हिंदी इंग्लिश में उतना फर्क नहीं पड़ता, कहने वाली बात है। सिलेक्शन इसलिए ज़्यादा होती है इंग्लिश में क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश के ज़्यादा बैठते हैं। जब किसी चीज़ के नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा बैठते हैं तो सिलेक्शन नहीं। और जो थोड़े ठीक ठाक कॉलेजेस से पढ़े होते हैं या ठीक ठाक पढ़ने वाले होते हैं इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं, इंग्लिश का ऐसा नहीं कि इंग्लिश ये सिंपल है, सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है। जिसका नहीं होता है वो फिर बहाना नहीं होता, क्या लिख दोगे हिंदी में, क्या लिख दोगे अंग्रेजी में, जैसे क्या लिख दोगे अंग्रेजी देखते तो किसी को मजा आ जाता है, नहीं लिखोगे नहीं तो मैं कितना जो अंग्रेजी से कितनी बार देख चुके कितने लोग हिंदी से देख के उनको सिखा गया वहाँ सिखा रहे हैं सारे लोग हिंदी अंग्रेजी को हाँ आपको लिखने आना चाहिए। अब इंग्लिश में क्या होता है, अगर आप इंग्लिश में लोग पढ़ते हैं, अगर हम लोग ऐसे वगैरह बोलते हैं पेपर लिखते तो हम लोग को बहुत देना पड़ता है। उसका कारण ये है कि फिर हम लोग बोलचाल वाली भाषा में हिंदी में नंबर क्यों मिलते हैं, क्योंकि हिंदी में आपको जो बोलचाल की भाषा में मिलता है।
फलाने यहाँ से गया था, उसके बाद आया था, फलाने गया था, उसको हिंदी लिखने का तरीका बहुत अच्छी भाषा है। उसको लिखना है यहाँ पे स्थानिक हुआ, वहाँ से उनका आगमन हुआ, इसके बाद यहाँ पर स्थान हुआ, मकाइयों ने यहाँ पे इस निर्धारित तिथि को ऐसे पकड़ा। तो लिखने के तरीके अच्छे वर्ड्स का। इंग्लिश हम लोग इसलिए अच्छा लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग इंग्लिश बोलते नहीं, हम लोग इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं। जब ग्रामर पढ़े होते हैं, शब्द पढ़े होते हैं, वोकैबुलरी पढ़े होते हैं, तो ग्रामर शब्द वोकैबुलरी इसमें क्या करते हैं कि वो चीज़ें डाल देते हैं बड़ी अंग्रेजी। अगर बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी लिखने लग जाए तो एक नंबर। तो हिंदी अगर लिखना तो हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी जो परिपक्वता के साथ, जैसे जो हिंदी के लोग हैं उनके पास ही समझ रहे हैं लिखना कैसे, तो लिखने की शैली आनी चाहिए। ये नहीं मतलब कुछ भी लिखो। तो जैसे तुम लिखोगे कि फलाने आया था, 1987 में गया था, फलाने जगह को किया, तो मज़ा नहीं आता, उसमें मज़ा आ जाता कि उतने दिन आपको आक्रमण किया गया और कुछ वर्ष के बाद फला दिन वो ऐसा हुआ, ये हुआ, मतलब तो अगर अच्छे से आप वर्णन कर दो। और प्रेम के लिए मतलब क्या उसको अगर कुछ एक्सपेक्टेड होता है यार। देखो थोड़ा सा आप ये बताएंगे, पूरा तो नहीं लेना, 10% उसमें क्या रहता है, अनएक्सपेक्टेड ये होता है कि आप करंट पढ़ के खूब सारा कर करंट का मांग कभी कभी होता है। आप मॉडर्न और एशियन और मेडिकल इंस्टीट्यूट के वो आ गया सब क्यों डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप देखो तो कभी कभी ऐसा एक साल ऐसा आता है जिस साल आपके फेवर का क्वेश्चन आ जाता है, जिस साल आपको 3 मिनट में एक साल एक बार आपको फेवर का क्वेश्चन आता है, तो आप उसको तत्काल माने। मेरे साथ किस्मत अच्छी थी, पहले साल में मेरे फेवर के क्वेश्चन आ गए। तो उस साल उन्होंने पॉलिटी बहुत अच्छी पूछी हुई 2017 में, और अच्छे लेवल की पूछी थी। मैंने पॉलिटी में स्ट्रॉन्ग, मेरी पॉलिटी स्ट्रॉन्ग थी, पॉलिटी और हिस्ट्री उन्होंने अच्छा पूछा था। उन्होंने यूपी से क्वेश्चंस कम पूछा था, मैं उस साल यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो यूपी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस कम पूछे, तो मेरा पढ़ा भी नहीं हुआ था। अपना भी आपको को यही करना होगा, और हर चीज़ नहीं पढ़नी है। देखो अगर तुम पहले से पॉलिटी पढ़ लो, पॉलिटी के क्वेश्चन गलत नहीं करना, पॉलिटी एकदम रटे रटाए आते हैं, पॉलिटी को एकदम साधारण। ठीक, पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री में एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा है, जितना पढ़ो पागल हो जाओगे। लेकिन ये कि काम घर का जो बेसिक है उसको तुम रटना चाहिए, तुमको आना चाहिए बस। मतलब वहाँ इतना सोचने का समय हमें नहीं रहता है। चलो प्री में तो फिर भी 2 घंटा रहता है, मेंस में जो 3 घंटा होता है उसमें तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, बस घसीटना, कलम उठा घसीटना रहता है। तो बेहतर ये रहेगा कि पॉलिटी हिस्ट्री जो हर कोई करता है वो तो तुम पढ़ो सब, ठीक है, अच्छे से। और सबसे तुमको थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ना होगा, ज़्यादा नहीं कि सबसे बहुत आगे निकल जाना, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक कदम आगे बढ़ना, कोई एक पॉइंट अपना स्ट्रॉन्ग करना है। देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबका स्ट्रॉन्ग है। जो मुझे आता है ना, मुझे लगता है इस बच्ची को भी आता होगा, तुम लोग को भी बेसिक चीज़ें पता है, जो बताएं ये लगभग सबको ये पता होगा, ऐसा कोई बहुत महान चीज़ नहीं बता दी है। स्ट्रॉन्ग क्या कर लो, जैसे एनवायरनमेंट आता है, एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग कर लो, तो हिस्ट्री मेरे बराबर क्वेश्चन कर दिए तुमने, ज्योग्राफी मेरे बराबर कर दी, पॉलिटी मेरे बराबर कर दी, ठीक है। जो मतलब मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो जो सिलेक्शन होता है, जैसे मान लो 84 नंबर कट ऑफ है, या मान लो 110 नंबर कट ऑफ है यूपीएससी में, तो तुम जो ठीक ठाक सब बच्चे जो पढ़ते जाते हैं वो 100 से लेकर 120 के बीच में क्वेश्चन, 120 के बीच में सबके नंबर आते हैं ऐसे। तो जो नहीं पढ़े रहते हैं वो तो पैदा करेंगे 50, लेकिन इन जनरल जो है जिसका पेपर मतलब हो जाता है तो 100 से 120 के बीच में बस कट ऑफ चलेगी 110। तो आप जो पीछे के 10 नंबर वाले रह गए 101 से लेकर 109 तक वो रह जाते हैं। तो रह क्यों जाते हैं, वही रहने वाला गैप तुमको थोड़ा सा फील करना है। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट पकड़ लो जिसमें थोड़ा सा और कमांडिंग करो, जैसे एनवायरनमेंट कर लो कमांड, करंट का कमांड करो, इन दोनों चीज़ों से, क्योंकि करंट ऐसी चीज़ है कि हर कोई कमांड नहीं कर सकता है। तो करंट पढ़ लो, एनवायरनमेंट पढ़ लो, ठीक है। और जो बेसिक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तो तुमको आना ही चाहिए। ये समझो कि ये समझ लो कि ये तो सब लोग करके आएंगे। अब मैं कहूँ कि प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की पावर कौन सी है, आर्टिकल क्या है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा तैयारी की उन सबको पता है 123 है, ठीक। गवर्नर की क्या है 213 है, एमरजेंसी की क्या आर्टिकल है 356 है, 352 है, 360 है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ सबको आती है ना, पॉलिटी सबको आती है, ठीक है। सबको क्या मतलब
जो पेपर देने की तैयारी के लोग हैं उनको सबको आती है कि राज्यसभा मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, इसमें तुमको सही से पढ़ लेना प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इसमें प्रोपोर्शनल सिस्टम क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ट्रांसफरेबल वोट का क्या मतलब होता है, क्यों हमारे देश में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं रखा प्रेसिडेंट के लिए, यूएसए में क्यों डायरेक्ट होता है, हमारे डायरेक्ट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मतलब ऐसे टाइप में तो पॉलिटी तो आपको करना ही करना है, सबको पता होता है, ठीक है। हिस्ट्री सबको पता है, हिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कौन से गवर्नर जनरल कौन से लड़ाई के टाइम पर हैं, ये काम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ, ये हर कोई रटा रहेगा, हर कोई रटा रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग ये सब चीज़ें कर देंगे। ज्योग्राफी में हर कोई बता देगा फलाने सिम्पसन डेजर्ट कहाँ है, चिहुआ डेजर्ट कहाँ है, सोनोराम कहाँ है, दस्ते लुट दस्ते कावी ये सब कहाँ है, टकलामाकन कहाँ पे है, ये सबको पता है जो पढ़ के गया है। ओशंस में जो करंट होते हैं ये सबको पता है, मतलब सबको मतलब जो तैयारी करके गया एकदम में ठास होकर गया उसकी बात अलग है। तो क्योंकि जब आप तैयारी करके जाओगे पढ़ ही के जाओगे ना, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं पढ़ के जाओगे, तो ये बेसिक चीज़ें तो आप तैयार कर लो, ठीक है। ये कब तक तैयार करेंगे, अगर आपका पेपर आप 2023 में टारगेट कर दो तो ये मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इसको तैयार करो, किसी के अच्छे से तैयार करो, मतलब एकदम दिमाग बैठा हो चाहिए ये 3 चीज़। इसके बाद चौथी चीज़ क्या आ जाए, कोई एनवायरनमेंट का एक टॉपिक ले लो, ठीक है, एनवायरनमेंट का एक टॉपिक ले लो, एनवायरनमेंट को अच्छे से तैयार करो। एनवायरनमेंट का अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका कारण क्या है कि जो ACF का पेपर होता है PCS का एक साथ होता है, ऐसे IFS और IAS का पेपर एक साथ होता है, तो ये दोनों पेपर एक साथ होते हैं। तो एक साथ होने की वजह से क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को एक एक्स्ट्रा में तैयार कर लो। और इसके अलावा जैसे तुम्हारा करंट अफेयर है इसको तैयार करना है, लेकिन बेसिक जो तुम्हारे बेसिक वाला है, जो बेसिक वाला पोर्शन है स्टैटिक जिसको बोल सकते हो तुम, स्टैटिक पोर्शन उसको तो तुमको एकदम रहना चाहिए, क्योंकि वो हर कोई करके आएगा, फिर कॉम्पिटिशन में फाइट कैसे करोगे। पहलवान बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आदमी जो है स्वस्थ और दुरुस्त हो, ठीक है। अब आप पहलवानी करने जा रहे हो, आप स्वस्थ नहीं हो तो क्या पहलवानी करोगे, पेट में डायरिया है, पहलवानी थोड़ी कर पाओगे। पहलवानी तब में करोगे जब आप स्वस्थ हो, तब जाकर लगातार भूखे लड़ोगे। तो बेसिक चीज़ तो तैयार कर लो, जो हर कोई कर रहा है वो तो तुमको आनी ही चाहिए, वो नहीं कर पाओगे तो फिर तुम हर बार मतलब बताओ हर बार तुम फेल करोगे, और फिर ये कहोगे साला पढ़ता तो मैं पागल जैसे हूँ, एग्जाम तो नहीं करा पूरा, मेरी किस्मत खराब, भगवान को खुश हो गया, माता दुर्गा को खुश हो गई, मतलब वो नहीं करना है ये सब काम। ये सब में दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि कहाँ से हम बाकी लोगों से एक स्टेप आगे आ जाए, और क्या कर लें ऐसा कि हम जो है बाकी लोगों को पीछे कर सकें। पीछे करने के लिए बहुत वो नहीं है दिमाग लगाना। हाँ खत्म हो गई, 4:10 और बच्चों से बात करें, तुमको नहीं हो इंटरव्यू इंटरव्यू तो ठीक है, इंटरव्यू में ऐसा कुछ वो नहीं पूछेंगे कि जो तुम ना बता पाओ, पहले प्रीलिम्स का ये मेन इंटरव्यू तो हो जाएगा, इंटरव्यू सकल से ठीक दिखते हो, बैठो तो बोलने आता है, जितना आना चाहिए तो बोलने आना चाहिए, वहाँ बोलने आना चाहिए, घबराना नहीं है। जो तुमसे पूछो तुमको आता है समझ में तो उसका थोड़ा बेसिक बता दो, नहीं आता है मतलब बहुत बेसिक चीज़ को तो नो नहीं किया जाता, लेकिन बहुत अगर टफ पूछते तो उसको नो बोल दो, बेटर नहीं है तो। और ऐसा कुछ नहीं बोलते कि मतलब बहुत दिक्कत चीज़ पूछेंगे, करंट चीज़ें पूछेंगे, वो तो तुम पेपर पढ़ ही रहो, अगर जब तुम्हारा होगा तो कुछ नहीं करना, 1 महीने के आसपास की चीज़ें घुमा लेंगे। अब जैसे वहाँ जो लोग बच्चे भी हैं उनसे मैक्सिमम ये पूछते हैं तुम्हारा बैकग्राउंड के, जैसे मान लो तुम्हारा BA की पॉलिटिकल साइंस अच्छा ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में तुम उठा लिए सॉक्रेटिस उठा लिए, प्लेटो उठा लिए, मैकियावेली उठा लिए, मैकियावेली की क्या सिद्धांत है, अच्छा जो मैकियावेली कहता है मैकियावेली और कॉती को तुम क्या बराबर मानते हो या अलग अलग मानते हो। लास्ट के क्या कर सकते हैं, हॉब्स का लेवियाथन का क्या मतलब होता है, उसके स्टेट को उसने लेवियाथन के बोला, ठीक है। मार्क्स के क्या विचारधारा है, मार्क्सिज्म इतना क्यों फैला है, माओइज्म मार्क्सिज्म लेनिनिज्म इसमें अंतर क्या है, माओवादी क्या होते हैं, मार्क्सवादी क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्यों है, हमारे देश में क्या बैन है, मार्क्सवादी बैन है, माओवादी बैन है, क्यों बैन है, किस एक्ट के अंदर बैन है। तो ये थोड़ी बेसिक सी बात होती है, इंटरव्यू देने जाओगे तो 1 महीने बहुत प्रिपरेशन करेंगे, उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं। प्रेजेंट आपको करना है कि हम सर बोल सकते हैं, आपको देखिए आपकी नॉलेज चेक हो चुकी है, इसलिए वहाँ आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू में कि
आप बोलचाल में कैसे हैं, बोलचाल में कैसे हैं। आपको किसी चीज़ में कोई पूछता है तो आप बोल सकते हैं कि नहीं। अब जैसे हो सकता है तुम में से कुछ लोग सेलेक्ट हो गए तो तुम ऐसे किसी जगह बैठ के तुम्हें भी 10 लोगों को पब्लिक एड्रेस करना होगा, तो तुम बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे। वहाँ पे जाके पता चले बेइज्जती करा दोगे ना। फिर अब आपको मान लीजिए ऐसे आदमी को उन्होंने सेलेक्ट करा लिया कि जिसको मतलब एकदम ज्ञान ही नहीं है, एकदम ब्लंट है, वो एकदम नर्वस है, मार पसीने से तरतरा गया, तो आदमी यही नहीं कहेगा कि अरे कोई अफसर आया था यार, अब ऐसा ऐसा ढक्कन सा तो बोलने ही नहीं आता है, पैंट पहनने की तमीज़ें नहीं है। ऐसे मैं अभी मान लो ठीक है, मेरे बात छोटे कटे हैं, हम भी तुम्हारी उम्र के होंगे, मेरी 28 साल उम्र है, ठीक है, तुमसे 2-4 साल बड़े होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो लेकिन क्या हमारी शौक नहीं है, हमने ये चाहते हैं कि ऐसे यहाँ से बाल कटवाएं, यहाँ रेती लगवाएं, यहाँ हाथ टैटू बनवाएं, एकदम अभी मैं आता ऐसे ऐसे करवा के यहाँ से इधर ऐसे बाल छिलवा के सारे छिलवाते हैं बच्चे, और यहाँ एक रेती मरवाता है गजनी वाली स्टाइल में, और जो हाफ वाली बनियान होती है वो करता है, यहाँ टैटू महाकाल का, ठीक, और ये ऐसे बैठता वहाँ के पढ़ते नहीं। यही डेकोरम होता है जब आप सर्विस में होते हो, जब आप चीज़ों में होते हो। ये हम नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर का आदमी कर सकता है, वो हाथ पर टैटू बनवा लेगा महाकाल का, या सांप वाला बनवा लेगा, बिच्छू वाला बनवा लेगा। हम आप नहीं कर सकते क्योंकि हम आप एक सेवा में हैं। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सौम्यता, शीलता और आप सहन शक्ति, इन सब चीज़ों के हमारे बहुत सारे लाभार्थी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बदतमीजी करते हैं, लेकिन अब है क्या कि वो भी तो अपने ही लोग हैं, देश के तो लोग हैं, मात्र बोला नहीं। अब मैं एक काम करूँ कि सबको पता है, साला पकड़ के जेल में डाल दो, साला हमसे बदतमीजी करना नहीं कर सकते। पुलिस हर किसी पे लाठी नहीं चला सकती, पुलिस एकदम लास्ट रिजॉर्ट में लाठी चलाती है। देखते नहीं हो, एक बार होता है किसान बिल हुआ, कोई ट्रैक्टर चढ़ा दिया पुलिस पे, किसी ने पत्थर मार दिया पुलिस पे, पुलिस कोई फायरिंग नहीं करती है, ज़्यादा से ज़्यादा डंडा चला दिया। क्योंकि आप अपने ही लोग पे कैसे गोली चलाओगे। हो सकता है अपना ही आदमी है, कुछ बुरा लगा हो तो इसलिए बदतमीजी कर रहा है, इसलिए सहनशीलता होती है, इसलिए उसको जो है एक डेकोरम मेंटेन होता है। तो ये सब चीज़ें ये चेक करते हैं वहाँ पे आपका कि आप कैसे दिखते हो, प्रेजेंट कैसे है, आपकी बात कैसे कर रहे हो, शैली क्या है, लैंग्वेज क्या है। अब मैं जाऊँ इंटरव्यू में बोलूँ अरे वो आए थे सर, वहाँ गए थे सर, ऐसे आए थे सर, तो तुमको सेलेक्ट करेगा कोई? नहीं करेगा। सेलेक्ट करने के तरीके होते हैं, वो यही चीज़ें देखते हैं कि तुम्हें बात व्यवहार करने में कैसे हो, बेसिक तुम्हें एटिकेट्स आते हैं कि नहीं, तुम एक अफसर बनने लायक हो कि नहीं हो। एक ऑफिसर रिप्रेजेंट करता है, एक नौकरी में एक नौकर शब्द जो आता है, तो आप हाँ आप शासकीय नौकर, एक सर्वेंट है, एक सर्विस कर रहे हैं, तो आपके घर में किसी के घर में मान लीजिए अभी हो या भविष्य में नौकर हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो। वो नौकर अगर दिन भर एक लाउड स्पीकर चला कर चिक बैठा हुआ है, कैसे गुस्सा आ जाता है, यार ये काम नहीं करती, मम्मी लोगों की काम वाली से कहीं चलती है, दिन भर इसका फ़ोन में मोबाइल में चलती रहती है। तो आप अपने सर्वर से या अपने जो आपका सर्वर है उससे एक्सपेक्ट करो तो तौर तरीके से रहे। तो आप तो एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करो, राजपत्रित अधिकारी बनोगे, तो आपसे तो एक्सपेक्ट ही करती है गवर्नमेंट कि आप एक शालीनता से ढंग के कपड़े पहनो, फॉर्मल्स पहनो, आप सही शूज़ पहनने चाहिए, आपके प्रॉपर हेयर कटिंग होनी चाहिए आपकी, ये सब चीज़ें थोड़ी ऐसी बहुत बार लड़का तेरे नाम की तरह से खड़ा है, डीएम साहब की मीटिंग बैठे सर ऐसा नहीं करोगे। यही सब चीज़ें चेक होती हैं। और आप देखो कभी भी किसी भी ऑफिसर को देखोगे आप ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा प्रॉपर्ली वेल ड्रेस्ड रहेगा, उसका डेकोरम मेंटेन करता है अपने ऑफिस का। वहीं बाबू लोग में उनके स्टाइल दूसरी होती है। अभी प्राइवेट सेक्टर में जाओगे वो अलग स्टाइल से बैठा रहेगा, वो अलग उसका वो चलता है। तो इंटरव्यू में ये सब चीज़ें चेक करते हैं, आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं। पर्सनालिटी मतलब ये नहीं कि आप जो है मतलब छोटे हैं, बड़े हैं, सुंदर हैं, स्मार्ट है, इससे पर्सनालिटी नहीं होती। पर्सनालिटी कभी भी चेहरे से नहीं होती है, पर्सनालिटी कभी भी आपके तन बदन साइज़ और इन सब चीज़ों से नहीं होती। पर्सनालिटी होती है आपको बोलने के तौर तरीके से, आपकी चीज़ों को समझने से। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई आपसे बात कर रहा है, तो आप उसको उसकी बात को किस गंभीरता से सुन रहे हैं, उसकी समस्या पर। अब मैं आपसे आया हूँ बात करनी, ठीक है, बोला क्वेश्चन बताओ, ठीक है, और फिर दिन भर ऐसे फ़ोन में लगा रहा, तो उसने पूछा बच्ची ने सब मॉडल दिया, अरे पढ़ लो उसको, एक काम करो, ऐसे कर लो उसको, वो कर लो, तो वो बच्ची के दिमाग में क्या जाएगा, वो कहीं भी दोबारा कभी क्वेश्चन पूछे, किसी से नहीं पूछेगी। मैं उसको प्रॉपर एड्रेस नहीं करूँगा, उसको प्रॉपर नहीं समझूंगा कि हाँ यार ठीक है ऐसे पढ़ लो, ऐसे कर लो, तो वो तब तक उसको नहीं लगेगा ना कि उसने जो क्वेश्चन किया उसको खुद भी ह्यूमिलेशन फील होगा, हैरेसमेंट फील होगा कि देखो मैंने पूछा भी सर से, ऐसा यार बड़ा एटीट्यूड वाला आदमी है, अब
आपको अपना एटीट्यूड ठीक करना है, वहाँ एटीट्यूड ही चेक होता है आपका, और कुछ नहीं चेक होता है। और वो जो लोग बैठे थे वो खिलाड़ी बैठे होते हैं, जैसे सर्विस में 30-30 साल सर्विस गुजार चुके होते हैं। तो जो 30 साल सर्विस गुजार चुका होता है वो पर डे, जैसे हम लोग पर डे 100 लोगों से मिलते हैं, 100 लोग आते जाते हैं, तो आदमी जब बात करता है उससे पहचान में आ जाता है कि आदमी कितनी गंभीरता है, कितना वैल्यू रखता है। तो वो तो 30 साल नौकरी की है। तुम्हारे सामने KG का बच्चा आ जाए, KG का, LKG या नर्सरी का, वो तुम्हारे सामने बैठा है, ठीक, वो कितना भी नटगिरी करेगा, कितनी भी बदमाशी करेगा कि मतलब अरे नहीं मैम ने नहीं पढ़ाया, इन्होंने नहीं किया, तुम पकड़ लेते हो उसके साथ। तो तुम वही बच्चे हो, तुम की नर्सरी वाले बच्चे हो जो बोर्ड के सामने बैठे हो। हमारे बोर्ड में एक आई है सुबह पीछे, और आजकल तो सुना जज आने वाले हैं उसमें। तो वो जब इतने सीनियर लोग जब उसमें बैठेंगे वहाँ पर सारे लोग, तो तुम उनके सामने क्या तुम उनको उल्लू बनाने की कोशिश कर सकते हो? उल्लू बनाओगे तो 2 मिनट पकड़ना चाहिए, तो हम तुमको पकड़ लेंगे, उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, मतलब कोई प्लान B होना चाहिए या देते यार देखो, उम्र है तो प्लान B C D E F मत सोचो, ठीक है। अगर एज है तो ठीक है, प्लान B कब सोचा जाता है? जैसे मान लो तुम लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक, अब तैयारी तुमने क्या किया कि 4 साल, तुम्हारी उम्र 22 साल है, तो तुम 26-27 साल तक तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 27 साल के बाद ठीक है, शादी की उम्र हो गई, बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जो भी चीज़ें होती है, तो वो अपने तो यार वो तुम्हें अपना समझना है। देखो मेरे साथ भी ऐसा नहीं है कि हम खराबती परिवार से हैं, हम भी बहुत ऐसे नॉर्मल परिवार से हैं। तो उसमें जो है हमें साथ भी दिक्कत थी। तो हमारा ये था कि हमें ग्रेजुएशन के बाद से हमको ये मोटो हो गया था कि हम जो